आप देख रहे हैं खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। प्रदेश में भले ही सर्दी के तेवर नरम पड़े हों, लेकिन रीट लीक्स को लेकर सियासी पारा हाई है। कब होगा पेपर लीक का फाइनल खुलासा? सड़क से सदन तक यही सवाल है। रीट परीक्षा रद्द और नई भर्ती के ऐलान के बाद भी गहलोत सरकार ने खूब प्रयास किए रीट लीक्स जैसे मसले को शांत करने के, मगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी रीट लीक्स जैसे मसले को चुनावी बेला तक गर्म रखना चाहती है। रीट लीक्स पर पॉलिटिक्स हाई। सड़कों पर आक्रोश, सदन पहुंची लड़ाई। चुनावी बेला के बीच रीट लीक्स का मुद्दा सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। सड़क से लेकर सदन तक सरकार बेरोजगारों के साथ साथ विपक्ष के हमलों का भी सामना कर रही है। पेपर लीक को लेकर विधानसभा में हाथापाई तक की नौबत पहुंच गई, जिसके बाद बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। नाराज विधायक विधानसभा के अंदर ही धरने पर बैठ गए और गीतों के जरिए सरकार पर कटाक्ष किया। सियासी तूफान को शांत करने के लिए राजस्थान की सरकार ने एसओजी को फ्री हैंड दिया हुआ है। इस पूरे मामले से जुड़े हुए 40 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों को सरकार निलंबित करने के साथ साथ बर्खास्त भी कर चुकी है, मगर यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रीट लीक्स में अब तक एसओजी जांच में 38 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में 14 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। 42 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित या बर्खास्त किया जा चुका है। 1 करोड़ 16 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। L1 तो एग्जाम उसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। L2 का एग्जाम जो इसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चांस मिल जाएगा, उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो सरकार की ओर से भी पलटवार हो रहा है। जो सदन में चल रहा है और सदन के बाहर चल रहा है, उसको पूरा राजस्थान और राजस्थान की जनता देख रही है। राजस्थान के लाखों बेरोजगार नौजवान देख रहे हैं किस तरीके से ऐतिहासिक रीट की धांधली हुई है, जिसको मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये गिनीज बुक में नाम दर्ज करने लायक है, तो शायद हो गया होगा। उसी की सीबीआई जांच को मांग को लेकर विपक्ष पूरे ताकत से लड़ रहा है, सदन में भी और सदन के बाहर भी। लेकिन सरकार की दादागिरी और तानाशाही देखिए कि बाहर जब संघर्ष होता है तो निर्दोष लोगों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, और सदन के भीतर भी सरकार का रवैया नहीं बदलता है। सत्ता का दम्भ और अभिमान रावण की तरह उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। इनके वक्त में अनेक पेपर आउट हुए, इन्होंने तो कोई जांच भी नहीं कराई। और जिस तरीके से ये केवल विरोध के लिए विरोध, नॉन इश्यू को इश्यू बनाना चाहते हैं ताकि जनता का ध्यान डाइवर्ट कर सकें, ये भर्तियां उन्हें नहीं देना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने लगभग 1 लाख लोगों को पिछले 3 वर्षों में नौकरियां दी है और अगले 2 वर्षों में हम करीब करीब 1 लाख से अधिक नौकरियां और देने वाले हैं। इन पे ये रोक लगाना चाहते हैं, इसलिए बार बार अड़ंगेबाजी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है। इनको अपनी बात कहनी थी, सदन में कह देते। लेकिन जिस बात के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय में विचार चल रहा है और रिटें वहां पेंडिंग है, उसके बारे में यहाँ पर
कई माननीय अध्यक्षों के निर्णय दिए हुए हैं कि उसके ऊपर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता। इधर रीट परीक्षा में हुई महाधांधली में लगातार रोज नित नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां टोंक जिले के रानीपुरा में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी लोकेश मीणा की आत्महत्या को रीट लीक से जोड़ करके देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जयपुर के अंदर झुंझुनू के कंटेनर चालक की हुई संदिग्ध अवस्था में मौत को भी रीट लीक से ही जोड़ करके देखा जा रहा है। कंटेनर चालक की पत्नी के गंभीर आरोपों के बाद बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किरोड़ी ने पीड़िता के साथ ईडी दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। किरोड़ी ने इस दौरान एक पेन ड्राइव में रीट लीक से जुड़े सबूत दिखाए और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की मांग की। किरोड़ी का दावा है कि रीट लीक्स में 400 करोड़ का लेन देन हुआ है और सरकार बड़े मगरमच्छों को बचाने में जुटी है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी का दफ्तर है, उनको कह रहे हैं कि हम सबूत नष्ट करेगी राजस्थान की सरकार और ये पेपर लीक जो गैंग है, इसलिए आप तुरंत कार्रवाई करें जो भी कानूनन की जाती है। मैं भी एक महिला हूँ, गरीब हूँ, बेरोजगार हूँ, विधवा हूँ, बेसहारा हूँ। मेरे को सहारा चाहिए और मैं सरकार के ऐसे नहीं है कि मैं सरकार से बन नहीं पड़ता कि मैं इतनी बड़ी मांग कर रही हूँ। मैं ये मांग कर रही हूँ कि मेरे पति की संदिग्ध मौत हुई है तो उसकी मेरे को जांच चाहिए और मेरे को एक नौकरी दी जाए और आर्थिक सहायता दी जाए। अब मेरे को कोई कमाने वाला तो है नहीं और न मेरे पास कुछ खोने के लिए है। बीजेपी के आरोपों पर पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने पलटवार किया और कहा कि अगर रीट परीक्षा की गड़बड़ी से उनका कोई संबंध निकला तो वो राजनीति छोड़ देंगे। मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से अगर किसी भी नेता ने कोई आरोप लगाया, एक आलपिन की नोक जितना आरोप साबित कर दे, इस रीट भर्ती परीक्षा मेरे या मेरे परिवार के शामिल होने का, तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, कोट कर लीजिए, जिंदगी में मैं और मेरा परिवार राजनीति नहीं करेंगे। बहरहाल राजस्थान में रीट पर शुरू हुआ यह सियासी घमासान कब खत्म होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है, क्योंकि फिलहाल राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 16 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार जो इस परीक्षा से जुड़े हैं उनमें युवा वोटरों को तलाश रही है, तो दूसरी तरफ गहलोत सरकार परीक्षा के मिसमैनेजमेंट की जांच एसओजी से करवा करके इस पूरे मामले के पटाक्षेप में लगातार जुटी हुई है। लेकिन कोई अगर भंवर जाल में रहकर फंस करके रह गया है तो वो है वो बेरोजगार जो रीट की परीक्षा देने के लिए घर से निकले थे मगर उलझ गए रीट परीक्षा की धांधली के भंवर जाल में। जयपुर से कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। सियासी संकट में सरकार का साथ देने वाले नेताओं को मिली सौगात पर सवाल उठ रहे हैं। क्या राजनीतिक नियुक्तियां लटक सकती हैं, उन पर तलवार लटक सकती है? ये रिपोर्ट देखिए। गहलोत सरकार ने 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बड़े स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां कर दी हैं। सीएम गहलोत ने संगठन में सक्रिय नेताओं को खुश करने के साथ ही कुछ विधायकों की नाराजगी भी दूर की है और चुनावी बेला में एक और मास्टर स्ट्रोक से विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। तीन साल बाद राजनीतिक नियुक्तियों की सौगात। चौवालीस बोर्ड और निगमों में 58 नेताओं की नियुक्ति। देर से आए क्या दुरुस्त आए। सियासी संकट में गहलोत सरकार बचाने में साथ देने वाले नेताओं को 3 साल के लंबे इंतजार के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा मिला है। सरकार ने 44 बोर्ड, निगम और आयोगों में 58 नेताओं को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाकर खुश करने की कोशिश की है। जानते हैं कुछ बड़े चेहरों के बारे में। डॉक्टर चंद्रभान, उपाध्यक्ष बीसू का क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति। रामेश्वर डूडी, अध्यक्ष स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड। महादेव सिंह खंडेला, अध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग। जुबैर खान, अध्यक्ष मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड। धीरज गुर्जर, अध्यक्ष स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड।
रफीक खान, अध्यक्ष राज्य अल्पसंख्यक आयोग, हाकम अली खान, अध्यक्ष राजस्थान वक्फ विकास परिषद, लाखन सिंह मीणा, अध्यक्ष डांग क्षेत्रीय विकास मंडल, जोगिंदर सिंह अवाना, अध्यक्ष देव नारायण बोर्ड, कृष्णा पूनिया, अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष राजस्थान पर्यटन विकास निगम, रेहाना रियाज चिश्ती, अध्यक्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग, मानवेंद्र सिंह जसोल, अध्यक्ष राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति, राजीव अरोड़ा, अध्यक्ष राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। राजनीतिक नियुक्तियों में सभी तरह के समीकरणों का ध्यान रखा गया है। संगठन में सक्रिय नेताओं के साथ कुछ विधायकों को भी बोर्ड और निगमों में नई जिम्मेदारी दी गई। इसमें बीएसपी से कांग्रेस में आए 3 विधायकों के साथ 3 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। पार्टी ने और सरकार ने जो नई जिम्मेदारी दी है, इसका मैं ईमानदारी से और निष्ठा के साथ में निर्वहन करूंगा। मुझे भी एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कोशिश करूंगा कि वापस आरटीडीसी का जो पुराना इतिहास है, पुरानी उसकी जो पैठ थी, उसको वापस हम कायम करें। मुख्यमंत्री जी ने मेरे पे विश्वास व्यक्त कराया। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं, कांग्रेस की लीडरशिप की उम्मीदों के ऊपर। और ये जो विषय है, ये सचिन मेरे बहुत दिल के नज़दीक है। मैं खुद लघु उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ। ये बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर समाज बड़ी संख्या में हमारा है, और वास्तव में शिक्षा की दृष्टि हो चाहे आर्थिक हो, उन सब में समाज काफ़ी पीछे है, पिछड़ा हुआ है। मेरा ये पूरा जिम्मेदारी बनेगी कि मैं कहीं ना कहीं बराबरी पे समाज को लेके आऊं। पार्टी ने, हमारे पार्टी के अग्रिम नेताओं ने, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे चीफ मिनिस्टर जो है अशोक गहलोत साहब और सभी जो हमारे अग्रणी नेता हैं, सचिन पायलट साहब हैं, सारे जितने भी अग्रणी नेता हैं, उनकी स्नेह से जो है मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को हम बेखूबी निभाने का काम करेंगे। खिलाड़ी को एक ये जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, और पिछले 3 वर्ष में भी हमारा यही प्रयास था कि राजस्थान के खिलाड़ियों को कहीं निराशा ना लगे, और इसी के अनुरूप पदक लाओ पद पाओ की नीति के आधार पर हमने नौकरियां भी दी। ठीक इसी ये हमारा एक अभियान है कि राजस्थान के खिलाड़ी दूसरे प्रदेश में ना जाकर राजस्थान में नौकरी पाएं और राजस्थान के लिए खेलें। इन नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से अटकलों का दौर चल रहा था, लेकिन 5 राज्यों में चुनावी बेला के बीच राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों की बम्पर सूची ने अपनों के साथ ही विरोधियों को भी चौंका दिया है। बीजेपी को सीएम गहलोत का मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल रास नहीं आया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजनीतिक नियुक्तियों पर सवाल उठाए तो सरकार की ओर से भी पलटवार हुआ। पोस्ट ऑफ प्रॉफिट के अंदर जो विधायकों को नियुक्ति दी गई है, मैं मेरे लीगल एक्सपर्ट से राय ले रहा हूं, और निश्चित तौर पर पोस्ट ऑफ प्रॉफिट में जब ये आएंगे तो इनकी सदस्यता जाएगी, क्योंकि अगर लेजिस्लेट नहीं हुआ है उस जिन पदों पर उनको लगाया गया है, उनको राजस्थान की विधानसभा ने विधेयक के रूप में पारित नहीं किया है, तो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आकर निश्चित तौर पर उनकी सदस्यता जाएगी। ये बहुत बड़ी गलती सरकार ने अपने असंतुष्टों को साधने के लिए की है। एक तो उनकी आदत है झूठ बोलने की। कसम है उनको हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, तो वो क्या यहाँ तो बोल के चले जाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। दूसरे दिन राठौड़ साहब की खबर छप जाती है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जा क्यों नहीं रहे? हमने मना किया है क्या? जाए ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है नहीं आता, वो कानून कायदा हम सब समझते हैं। अगला 3री बार सीएम है, इसलिए ये बात उनको मैं नहीं समझाया। कानून कायदा खूब समझते हैं, और ज्यादा दम है ना तो उनसे कहो कि नियम कायदे कानून में टेबल करे सारे आरोप, और अध्यक्ष जी को जाकर दे, नाम सीपी जोशी है, 12 काट दे, बोलो लगाए ना आरोप, टेबल करके लगाए। ईमानदारी से विधानसभा में नियम कायदे कानून बने हुए, यदि आपको किसी मंत्री पर आरोप लगाना है, आप उन कानून के तहत लगाओ। वो प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव नहीं करेंगे तो सदस्यता जाएगी, इसलिए अंदर आरोप नहीं लगा रहे। राजनीतिक नियुक्तियों में सीएम गहलोत का सियासी पावर देखने को मिला है। ज्यादातर नियुक्तियों में सीएम गहलोत की छाप साफ दिखी है। माना जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों में जो नाम रह गए हैं, उन्हें भी जल्दी खुशखबरी मिल सकती है।
कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। हनी ट्रैप की हिस्ट्री शीट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इनके काम, इनके मंसूबे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हनी ट्रैप का मकड़जाल मरुधरा के कई शहरों में फैल चुका है। इस बात की तस्दीक हनी ट्रैप की हिस्ट्री शीट कर रही है। ब्लैकमेलर्स की गैंग्स में कई लोग शामिल हैं और अब इसमें ब्यूटिशियंस, मॉडल्स, रिपोर्टर्स के अलावा वकील भी शामिल हो चुके हैं। हनी ट्रैप की हिस्ट्री शीट में कई चौंकाने वाले खुलासे। टारगेट के हिसाब से बांट रखा था काम। कई शहरों तक फैला हसीनाओं का जाल। जोधपुर पुलिस ने जब हनी ट्रैप की हिस्ट्री शीट खंगाली तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मास्टरमाइंड अक्षत ने गर्लफ्रेंड आकांक्षा के साथ मिलकर ट्रेनिंग कैंप शुरू किया था। इस कैंप में ब्लैकमेलिंग के शातिर गैंग के लोग खूबसूरत लड़कियों को हनी ट्रैप में फंसाने की पूरी ट्रेनिंग देते थे। शिकार को फंसाने के लिए सभी ने अलग अलग काम बांट रखा था। आनंद शांडिल्य गुप्त ये हाई प्रोफाइल की लिस्ट तैयार करता है। किसे, कब और कहां टारगेट बनाना है ये आनंद तय करता था। अक्षत रिपोर्टर ये मीडिया कर्मी की आड़ में लोगों से मेल जोल बढ़ाता था। लाइजनिंग का काम भी अक्षत ही देखता था। शिखा तिवारी डीजे अदा ये अपनी खूबसूरती के दम पर हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती करती थी। नाइट क्लब में फर्राटेदार अंग्रेजी के जरिए अमीरों को जाल में फंसाती थी। दीपाली ब्यूटिशियन इसके पास लड़कियों को टारगेट के हिसाब से तैयार करने की जिम्मेदारी थी। मेकओवर के दौरान ये लालची नब्ज टटोलकर लड़कियों का इस्तेमाल करती थी। सोनू गुप्त ये मॉडलिंग का झांसा देकर लड़कियों को फंसाने का काम करता था और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का काम कराता था। नवीन देवानी वकील टारगेट को लीगल और इल्लीगल फंसाना है, इसकी जिम्मेदारी देवानी के पास थी। ये पहले वाला जो केस था उसके अंदर भी ये जो सूत्रधार थे 2-3 उनमें से एक था आनंद शांडिल्य, नवीन देवानी और अक्षत, ये सब उसमें सूत्रधार थे। इनका अलग अलग उसमें क्या बोलते हैं रोल्स थे। जैसे एक आदमी का रोल जो इनमें से बताते हैं, मैं उसमें श्योर नहीं हूँ, पर एक व्यक्ति जैसे सपोज आनंद शांडिल्य है, उसका जो रोल था वो तो था स्पॉटर का। वो हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को स्पॉट करता था। जो ये नवीन देवानी है इसका काम था लीगल तौर पे उसको नोटिस बना के देना, उसे लीगली साहब इसमें आपका नोटिस आया है, आप मांडवाली कर लो, इस टाइप की बात है। ये पीड़िता के वकील और उसकी हैसियत से पेश होता था। एक लड़का था सोनू उस टाइम पे, उसका काम था लड़कियों को लेके आना और उनको वहाँ पे उनके साथ टाइप करने का प्रयास करना। अक्षत जो पैसे उगाना इस टाइप का काम करता था। ये पूरी टीम थी, इस टीम की तरह से काम करते थे। मतलब आप एक से बचोगे तो दूसरा आपको दबोच लेगा। मासूम से दिखने वाले यह शातिर अपने जाल में फंसाकर कई डॉक्टर्स, बिल्डर्स और सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी तबाह कर चुके हैं। कैबिनेट मंत्री इस मामले में जरूर किस्मत वाले रहे कि इस हसीन जाल से बच निकले। अगर वो कैबिनेट मंत्री को हनी ट्रैप में फंसाने में सफल हो जाते तो एक पुलिस अधिकारी की बहाली के साथ करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन के आवंटन का मामला भी सेटल कराना था। जांच पूरी होने ही वाली थी कि शिकंजे में आए अक्षत और दीपाली को निचली अदालत से जमानत मिल गई। अब पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए दोनों पर पोर्नोग्राफी के केस दर्ज किए हैं ताकि दोबारा से गिरफ्तार कर हनी ट्रैप के इस मकड़जाल का खुलासा कर सकें। जो इनके मोबाइल के अंदर कंटेंट्स मिले हैं उसमें पोर्नोग्राफी का है और वो सेंड फोल्डर में भी है। तो बेसिकली तो पोर्नोग्राफी का मुकदमा किया है और उसमें सेंड फोल्डर में भी है। तो हम ये भी देखेंगे आगे इन्होंने किस किस को इस तरह के सेंड किए हैं।
ये मुकदमा बेसिक है, उसके आधार पर जो चेक क्लोनिंग वगैरह के हैं वो इसके बाद प्रत्यक्ष किया जाएगा। जोधपुर पुलिस का दावा है कि उसको आरोपियों के मोबाइल से 20 लड़कियों की चैट मिली है। इसके अलावा गैंग में शामिल वकील से पूछताछ में भी पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले में नए सिरे से हनी ट्रैप मामले की पड़ताल में जुटी है। दावा यह है कि बहुत ही जल्द इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर जिले में पहली बार रेप के मामले में सजाए मौत सुनाई गई। कोर्ट ने सख्त फैसले के पीछे बड़ी वजह बताई और समाज को संदेश भी दिया। जयपुर की 4 साल की गुड़िया को इंसाफ मिल गया। जयपुर की पॉक्सो मामलों की अदालत ने 4 साल की मासूम से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी पाए गए सुरेश को फांसी की सजा सुनाई है। जयपुर में पॉक्सो एक्ट में फांसी का ये पहला मामला है। जयपुर की गुड़िया को मिला इंसाफ। पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। जयपुर जिले में पॉक्सो एक्ट में फांसी का पहला मामला। जयपुर के दरिंदे को सजाए मौत। गौर से देख लीजिए, ये जयपुर की गुड़िया का गुनहगार है, दरिंदा है, शैतान है। महज 4 साल की मासूम के साथ पहले तो इसने घिनौने काम को अंजाम दिया और फिर बड़ी ही बेदर्दी से उसकी हत्या भी कर दी। और तो और बेशर्मी की हद देखिए, कोर्ट में रहम की गुहार भी लगाता रहा, लेकिन पॉक्सो कोर्ट के आगे इसकी एक भी दलील नहीं चली और कोर्ट ने जयपुर के दरिंदे को फांसी की सजा सुना दी। 4 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा। जयपुर में पॉक्सो के तहत पहली बार फांसी की सजा। ट्रायल में 41 गवाहों के बयान और 141 दस्तावेज किए गए थे पेश। 4 फरवरी को कोर्ट ने आरोपी सुरेश को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 ए-बी, धारा 302 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 में दोषी माना। इस फैसले को लेकर मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जो हमारी मांग थी फांसी की, वो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूँ। आज हमारी मेहनत, जो हमने मेहनत की थी, हमने पुलिस ने मिलकर जो मेहनत की थी, वो आज मेहनत का परिणाम है। मेहनत में परिणाम दिया, रंग लाई। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त का ये कृत्य रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में आता है। अगर इसे मृत्यु दंड से दंडित नहीं किया गया तो पॉक्सो एक्ट 2012 पारित किए जाने के पीछे विधायिका की मंशा पूर्ण नहीं होगी, न ही लैंगिक अपराधों में कोई कमी आएगी। अभियुक्त को मृत्यु दंड दिया जाना इसीलिए जरूरी है जिससे न केवल पीड़िता और उसके परिजनों को न्याय मिल सके, बल्कि समाज में भी इसका सकारात्मक संदेश जाए। भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का घृणित कृत्य करने से 1000 बार सोचे और नाबालिग छोटी बच्चियां घर में और बाहर स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में माना। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, मासूम से हैवानियत अमानवीय, घृणित और बर्बर अपराध। जानवर द्वारा भी ऐसे कृत्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कांटा चुभने पर मासूम को कितनी पीड़ा होती है। जब फूल जैसी बच्ची से रेप हुआ तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या रही होगी। मासूम किस भयंकर पीड़ा से गुजरी होगी, किस सीमा तक चीखी, चिल्लाई और तड़पी होगी। 8 फरवरी को जब अदालत के अंदर सजा के बिंदुओं पर बहस हो रही थी तो अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए ये मांग की गई थी कि सुरेश को फांसी की सजा दी जाए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये पूरा मामला आखिरकार है क्या। 12 अगस्त 2021 को 4 साल की मासूम की किडनैपिंग की बात सामने आई। 12 अगस्त 2021 को ही नरैना थाने में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस को उसी दिन पानी की तलाई में बच्ची की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई थी। 13 अगस्त को आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 25 अगस्त 2021 को पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था।
उम्मीद है जयपुर में इस दरिंदे को दिया गया ये सख्त संदेश दूर तलक जाएगा। फांसी की सजा देने के बाद में ऐसे मुजरिमों के दिल में खौफ जरूर पैदा होगा जो इस तरह के संगदिल जुर्म को अंजाम देने के बारे में जरा भी सोचते हैं, और हमारी बेटियां समाज में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकेंगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।